नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर शहर के कई क्षेत्रों में लोगों को पीने का पानी समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा, तो दूसरी ओर नलों में दूषित पानी आ रहा है, जिसके कारण महाराणा प्रताप जी ब्लॉक के क्षेत्रवासियों ने पानी में पक्षियों के पंख और अवशेष आने पर आक्रोश जताया। एक तरफ पीने के पानी की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण शहर की जनता त्राहिमाम कर रही है। क्षेत्रवासी परेशान होकर जलदाय विभाग के चक्कर काट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर काफी घंटों के अंतराल में कई क्षेत्रों में पानी आता भी है तो आमजन को दूषित पानी उपलब्ध हो रहा है। ऐसा ही एक मामला महाराणा प्रताप बी ब्लॉक गली नंबर 2 में देखने को मिला, जहां 5 दिनों के बाद पानी आया, लेकिन वह भी दूषित होकर क्षेत्रवासियों को मिला। पानी में पक्षियों के पंख और अवशेष मिले, जिसके कारण क्षेत्रवासियों में जलदाय विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। आज 5 दिन बाद पानी आया है और आज पानी कल यहाँ जेएन आई थी देखने के लिए, लेकिन कुछ कार्यवाही हुई नहीं। बोला पानी की टंकी साफ कराएंगे, लेकिन उसके बाद आज पौन घंटा पानी चला है। पौन घंटे तक लगातार पानी में कचरा, पंख, मरे हुए जानवर और ऐसे गंदे कीड़े चल रहे हैं और झाग वाला पानी आ रहा है। मतलब बच्चे 4 दिन से पानी पिला रहे हैं, रोज कहते हैं पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। हमें समझ नहीं आ रहा क्या बात हो रही है। मेरी छोटी गुड़िया नहा के निकलती, शरीर में इचिंग हो जाती, कभी हमें खुजली हो रही है। मतलब पता ही नहीं चल रहा। अब पता चल रहा है कि पानी में ये हो रही है। इस वजह से हमारा पूरा शहर और हमारा पूरा ये जो इलाका है वो पानी खराब, बच्चे खराब पानी पी रहे हैं। मेरा नाम आशा है, मैं महाराणा प्रताप बी ब्लॉक में B278 में रहती हूँ। 5 दिन से हमारे यहाँ पानी की सप्लाई हुई है और उसके बावजूद इसके अंदर मरे हुए कबूतर, उसके बॉडी के पार्ट्स आ रहे हैं बहुत सारे, और इस वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। पूरी कॉलोनी के अंदर 3-4 बच्चे हैं, तीनों चारों बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है। हमारे बच्चे क्या ये दूषित पानी पी के बीमार होने के लिए ही हैं क्या? यहाँ पे इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बस आश्वासन दिया जा रहा है। इस पानी को आप एक बार देखो कि कितना गंदा पानी है, ये पीने लायक नहीं है। आज महाराणा प्रताप बी ब्लॉक में करीब 5 दिन बाद में पानी की सप्लाई आई है। उस पानी की सप्लाई के अंदर मीट के टुकड़े, सड़े हुए कबूतर, उनके पंख, क्या जलदायी विभाग दूषित पानी पीने के लिए जिम्मेदार है? उसके अलावा क्या कॉलोनी वासी दूषित पानी पीने के लिए एडीए की कॉलोनी में रहते हैं? दूसरे में क्या कल जब जयन एक्शन को उसको बुलवाया गया, उन्होंने कहा था कि हम पानी की टंकी की सफाई व्यवस्था करवाने हैं। उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी करके अपने आदमियों को बचाने के लिए उसने कह दिया कि मैं ताला लगा के आ गई हूं। और उसने ये भी कहा था कि सप्लाई करने से पहले मैं एक बार आपके पानी की जो पाइपलाइन है उसको मैं साफ कराऊंगी, लेकिन उन्होंने न कोई सफाई करवाई और आज वही दूषित पानी वापस जनता को पीने के लिए छोड़ दिया। तो क्या जनता दूषित पानी पीने के लिए ही एडीए की कॉलोनी में रहती है? क्या सरकारी कर्मचारी, जलदाय विभाग के कर्मचारी है, क्या उनकी यही ड्यूटी बनती है कि जनता को दूषित पानी पिलाया जाए? नवरत्न सोनी, विकास समिति अध्यक्ष, बी ब्लॉक। हमारे यहाँ पानी आया था, अभी 5 दिन पे खुला है। बीच में पाइपलाइन ठीक कराई थी, जो मीटर में बहुत आवाज हुई। प्लम्बर को बुलाया तो देखा गया वहाँ पे कबूतर मरा हुआ निकला है, उसके पंख निकले हैं, मांस के टुकड़े निकले हैं और पानी बहुत दूषित आया है। आज पानी आया है तो और पानी में बहुत 11 से 15 सितंबर तक विश्व डेयरी सम्मेलन में अजमेर के पशुपालकों का 25 सदस्यीय दल ने सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में भाग लिया। प्रथम दिवस अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादक गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को अवसर दिया गया। इस मौके पर चौधरी ने चारे के संकट पर चर्चा करते हुए अपने विचार रखे। 11 सितंबर से 15 सितंबर तक नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अजमेर के पशुपालकों का 25 सदस्यीय दल ने अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में भाग लिया। इस डेयरी सम्मेलन में दुग्ध उत्पादक, पशुपालन और डेयरी से जुड़ी अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें प्रमुख गायों में लंपी बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर मुआवजा राशि जारी करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। इस संबंध में अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर संपूर्ण जानकारी दी। 11 सितंबर से 15 सितंबर तक इंटरनेशनल डेयरी समिट वहाँ हुई थी, जिसमें पूरे दुनिया के 40-50 देशों के लोग पशुपालक शामिल हुए थे और पशुपालकों ने जो है अपने अपने विचार व्यक्त किए। पहले दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 125 मिल्क प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड के सेलेक्ट किए गए, उन्हीं के विचार लिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 125 आदमियों को सम्मिलित किया। उसमें मुझे भी मौका मिला था। आने वाले टाइम में इस पूरे अधिवेशन से ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में दूध और दूध के उत्पाद के भाव वर्तमान में जो है उसमें कम होने वाले नहीं, थोड़ा बहुत और बढ़ भी सकता है, क्योंकि विश्व भर में नस्ल सुधार का कार्यक्रम
जितना तेज़ी से होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसके दूध का उत्पादन का औसत जो है वो कम रहा। परंतु फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी ये उभर के आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो इसको अप्रिशिएट किया है, अमित शाह जी ने भी किया था, कि हिंदुस्तान के किसान, सहकारिता, महिलाएं और इंडिजिनियस देसी नस्ल की गायों का बहुत बड़ा दूध उत्पादन में हिंदुस्तान में योगदान है, जिससे कि ये लघु, सीमांत, मजदूर, भूमिहीन जो पशुपालक है उनका योगदान है, जिससे कि जो लगभग 8-9 करोड़ लोग हैं उनके पास 2 गायें, 3 गायें, छोटी थोड़ी गायें, छोटी होल्डिंग है, परंतु फिर भी इनके दूध की क्षमता इतनी हो जाती है, पैदा होता है टोटल, कि दुनिया में भारत नंबर 1 पे है। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने ये कहा इस सम्मेलन में कि हम केवल दूध के उत्पादन से ही पशुधन से आमदनी पूरी नहीं ले पाएंगे, इसलिए आने वाले समय में हमको गोबर की उपयोगिता बढ़ानी पड़ेगी और गौमूत्र की भी उपयोगिता करनी पड़ेगी। इसके लिए भारत सरकार ने गोबर्धन निगम बोर्ड बनाया है, जिसमें पूरे देश के अलग अलग गांवों से गोबर खरीद के इकट्ठा किया जाएगा और अलग अलग जगह पर जितना संभव होगा देश में वो बायोगैस प्लांट लगाएंगे। उस सम्मेलन में हम लोगों ने, अजमेर के डेलीगेशन ने अमित शाह जी, रूपाला जी, संजीव बालियान जी और एनडीडीबी के एमडी, अमूल के एमडी, जो आइडा के चेयरमैन, इन सब के सामने हमने हमारी समस्या रखी कि लंपी गायों की जो डिजीज़ है, लंपी बीमारी है, उस बीमारी को के इलाज के लिए जो है आप टीके विकसित जो आपने किए हैं, अभी पहले 2019 में जो आपने डेवलप किए हिसार के आईसीआर यूनिट में, उन टीकों को करोड़ों में बनाना चाहिए। यदि आज वो करोड़ों टीके होते तो इतनी महामारी में उनकी उपयोगिता होती और 2 लाख से ऊपर जो गायें मरी वो मरती नहीं। अभी भी पूरे देश में 45 लाख गायें टोटल संक्रमित हुई है, 45 लाख, उसमें से काफ़ी गायें ठीक हुई है, काफ़ी का इलाज चल रहा है। तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करिए लंपी डिजीज़ को। भारत सरकार, वैसे तो देश के कत्ल खानों में 1 या 2 गाय चली जाती है, तो हिंदुस्तान को पूरे को ये आरएसएस वाले और दूसरे लोग माथे पे उठा लेते हैं, ट्रकों को रोकते हैं, ले जाने वालों को मारते हैं, और वो गिनती की कुछ गायें थी जिनको पकड़ते हैं, नाटक करते हैं। यहाँ 2 लाख गायें मर गई, क्या किया भारत सरकार को? आपदा क्यों नहीं घोषित की इसको? आपदा घोषित करते तो इन मरी हुई गायों का पशुपालकों को मुआवजा मिलता। और उन्होंने 5 घोषणाएं जो भारत सरकार ने की वो धरातल पे 10 से 20% ही उतर पाई है। उन्होंने 2017 में 15,000 करोड़ का बजट अलग रखा और ये कहा कि हम भारत को एफएमडी मुक्त करेंगे, मतलब हर एक पशुओं के एफएमडी का टीका देंगे। दूसरा उन्होंने कहा हर एक पशु का बीमा करेंगे। आज बीमा होता तो मरी हुई 2 लाख गायों का मुआवजा मिलता। तीसरा उन्होंने कहा सेक्स सॉर्टेड सीमन देंगे, जिससे आने वाले समय में अच्छी नस्ल की जो बछड़ियाँ पैदा होगी, बछड़ों से मुक्ति मिलेगी। ऐसा ही उन्होंने ये कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड हर एक पशुपालक को देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड से जो हर एक पशुपालक को देंगे तो उससे जो है वो गायें खरीद सके, पशुधन खरीद सकेगा। ये ऐसे करके उन्होंने कहा कि 2022 तक हम जो है पशुपालक की आय दुगनी कर देंगे। उन्होंने जीएसटी 5% की 12% लगाई। आपके मोलासिस जो पशु आहार में काम आता है उस पर 28% जीएसटी लगाई। और गेहूँ ये सारे जो है महंगे हो रखे हैं, पशु आहार बनाने वाले वो महंगे कर दिए, तो आय तो पशुपालकों की आधी रह गई। और इसी के कारण हमारे देश में जो खतरा मंडरा रहा है, भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। नौजवान जो पशुपालन का धंधा कर रहे हैं वो इससे मुंह मोड़ के अलग हट। पुष्कर में कल से प्रारंभ हुई भागवत कथा के आज दूसरे दिन कपिल चरित्र रसापान कराया गया। भागवत कथा का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संत कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है।
पुष्कर स्थित गौतम आश्रम में 15 सितंबर से भागवत कथा का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संत कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। आज कथा के दूसरे दिन कपिल चरित्र का रसपान कराया गया। भागवत कथा का समापन 21 सितंबर को दीपदान और पगड़ी महोत्सव के साथ किया जाएगा। ये गौतम आश्रम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा कथा का प्रोग्राम रखा गया है। भगवत गीता का रसपान कराया जा रहा है 15 से 21 सितंबर तक। 21 सितंबर को यहाँ पे पगड़ी महोत्सव व दीपदान महोत्सव रहेगा। आज 16 सितंबर है। आज शिव चरित्र, कपिल चरित्र व ध्रुव चरित्र का रसपान कराया जा रहा है। भले वह 22 तारीख को भगवत कथा का प्रसादी है, वह ब्रह्म भोज है, तो आप सभी को पता है। उद्देश्य कुछ नहीं, सनातन धर्म सबको समझ में आए कि सनातन धर्म क्या होता है, उसकी रूट्स क्या होती है, पितृपक्ष क्या होता है, श्राद्ध पक्ष क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके अनुसार सब भगवद गीता का रसपान किया जाए। शुभ 26 सितंबर से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्र महोत्सव को लेकर राजगढ़ धाम पर प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बार नवरात्र महोत्सव 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक राजगढ़ धाम पर बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही 1 अक्टूबर को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए मुख्य उपासक चंपालाल महाराज और तहसीलदार हितेश चौधरी की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक संपन्न हुई। राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर आगामी 26 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक शारदीय नवरात्रा महोत्सव राजगढ़ धाम पर बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 1 अक्टूबर को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्रा महोत्सव को लेकर चंपालाल महाराज मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ के सानिध्य और हितेश चौधरी तहसीलदार नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन के द्वारा संबंधित कार्यों को लेकर मांग पत्र उपखंड अधिकारी नसीराबाद को दिया गया। तहसीलदार नसीराबाद ने बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को छठ मेले से पूर्व करने के लिए निर्देश दिए। बैठक में विशेष रूप से अनेक विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि इस अवसर पर मोर्चा द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। देखिए सर, जैसा कि आपको पता है कि आगामी 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी का जन्मदिन है और हर साल की भांति इस साल भी हम उसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का प्रण लिया है हमने। उसी के निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर हमारे जिला अध्यक्ष राहुल जी जायसवाल के नेतृत्व के अंदर एक विशाल रक्तदान शिविर का अजमेर शहर में आयोजन करने जा रहा है। इस रक्तदान शिविर के अंदर हमको अन्य कई संस्थाओं का भी सहयोग मिला है, जिसमें अखिल भारतीय तेरापंथ नवयुवक मंडल जो है उसका भी हमको यहाँ पर सहयोग प्राप्त हुआ है और इसी प्रकार से कई और संस्थाओं ने भी हमको इसमें सहयोग किया है। ऐतिहासिक रूप से हम इस विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाने की ओर अग्रसर हैं। हमने इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी निकाले थे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की संख्या लगभग 1500 हमको प्राप्त हो चुकी है और हम बड़े उत्साहित हैं कि अजमेर का युवा और अजमेर के जो आमजन है वो इस रक्तदान को लेकर काफ़ी बहुत ज़्यादा ही उत्साहित हैं और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि मानव जीवन को बचाने के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए अनमोल रक्त को हम जो है रक्तदान के रूप के अंदर शामिल करके और जो विभिन्न यहाँ के अस्पताल हैं उन अस्पतालों में जो यहाँ पर ब्लड बैंक उन ब्लड बैंकों में जो रक्त एकत्रित होगा उनको उस माध्यम से वहाँ पर देंगे और इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपके माध्यम से मैं आम जन से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो भी आगामी 17 सितंबर को सुंदर विलास में आयोजित होने वाले इस विशाल रक्तदान शिविर का हिस्सा बने और किसी की ज़िंदगी बनाने में सहयोग करें। सर, इसका अंदर हमने लक्ष्य जो है 1100 यूनिट का हमने लक्ष्य रखा है और उसके आगे भी हम जाने की कोशिश करेंगे। शुभ जिला प्रशासन द्वारा आज जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें पुराने केसेस का निस्तारण किया गया। साथ ही नए केसेस पर विचार कर कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को होने वाली जिला जन सुनवाई बैठक का आयोजन आज किया गया। जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में आए पुराने केसों का निस्तारण कर दिया गया था और उनमें बाकी बचे और नए केसों पर भी आज उचित निस्तारण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। देखिए, हर महीने की तरीके से इस बार दोबारा जिला स्तरीय जन सुनवाई रखी गई है। नॉर्मली तीसरे थर्सडे को होती है, परंतु इस बार फ्राइडे को कराई गई क्योंकि कल रूरल ओलंपिक्स ख़त्म हुए थे। आज जो भी केसेस आए हैं, पुराने जो केसेस थे उनमें मैक्सिमम का निस्तारण हो गया था। नए जो केसेस आए हैं और कुछ जो पुराने वाले हैं जिसमें अभी पेंडेंसी रह गई है, उसको त्वरित रूप से डिस्पोज ऑफ कराने के लिए और उसका उचित निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए। आज जिला स्तरीय जन सुनवाई जो प्रत्येक महीने के तीसरे गुरुवार को होती है, लेकिन इस बार गुरुवार को ग्रामीण ओलंपिक का समापन होने के कारण से आज उसको आयोजित किया गया है। इस जन सुनवाई में 52 प्रकरण सुनवाई के लिए प्राप्त हुए हैं, जिनका जिला कलेक्टर महोदय ने संबंधित विभाग से बात करके और उनकी सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को इन प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही ये जो प्रकरण प्राप्त हुए हैं और जिनका निस्तारण तुरंत नहीं हुआ है, उनको राजस्थान संपर्क पर दर्ज किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को इसे फॉरवर्ड किया जाएगा ताकि ऑनलाइन इनका निस्तारण। लंपी बीमारी से निपटने के लिए जहां एक और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, वहीं आमजन द्वारा गौ माता को इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए औषधीय लड्डू बनाकर गायों को खिलाई जा रही है ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और गायों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो पाए। तोपदड़ा और अंबाबाड़ी क्षेत्र के लोगों द्वारा गायों में फैल रही लंपी बीमारी से सुरक्षा के लिए सभी के संपूर्ण सहयोग से औषधीय लड्डू बनाए गए। लड्डुओं में आयुर्वेद औषधि का इस्तेमाल किया गया। साथ ही क्षेत्रवासियों ने आमजन से अपील की है कि हम सबको मिलकर गौमाता में फैल रही बीमारी से गायों की रक्षा और सुरक्षा के लिए स्वयं आगे आना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जी, यहाँ पे ये तोपदड़ा और अंबाबाड़ी की तरफ से सहयोग की तरफ से जो गायों में जो बीमारी चल रही है उसके लिए लड्डू बनाए जा रहे हैं। हल्दी और अपने कलौंजी, काली मिर्च और फिटकरी और 1-2 दवा और मिला के घी, तेल वगैरह, गुड़ वुड़ सब मिला के गायों को खिलाने के लिए दवा बनाई जा रही है और सबके सहयोग से काम हो रहा है। और कम से कम 40 किलो का ये बनेगा, उसके अंदर सब लड्डू बना के उस सब गायों को खिलाया जाएगा। आटे में आयुर्वेदिक दवाई आ रहा है। आटे में आयुर्वेदिक दवाई भी है और इसके अंदर टोटल ये पूरा सिकाई करके अच्छी तरह इसको बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है। इसके अंदर गुड़ वगैरह सब मिलाएंगे इसके अंदर हम, ताकि गायों को थोड़ी सी शक्ति मिले। प्रशासन के भरोसे नहीं रहना, हमारे को क्या अपने तरीके से भी कुछ करना, सबको सहयोग करना चाहिए। और आगे भी जो भी है आसपास में जितनी भी रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलकर सहयोग करें और जहाँ पे भी गाय बीमार दिखे उसकी थोड़ी सेवा करें और अच्छा सहयोग करें उनको। इसी प्रकार खिलाते रहे तो थोड़ा सा सही रहेगा। ये तोपदड़ा क्षेत्र में बन रहा था, तोपदड़ा होली चौक के अंदर। तोपदड़ा और अंबाबाड़ी के जो सहयोग कर रहे हैं वो सब साथ में मिलके और ये काम। चीता संरक्षण विषय पर दयानंद महाविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 64 पर प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने वर्तमान समय में इकोसिस्टम को बचाने की आवश्यकता पर जोर डाला। दयानंद महाविद्यालय में चीता संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि वर्तमान समय में इकोसिस्टम को बचाना महती आवश्यकता बन गया है। चीता इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है। आज से 70 वर्ष पूर्व भारत में चीता लुप्त हो गया था। अब इसे सरकार द्वारा री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। चीता संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में बोलते हुए डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीका से चीते को भारत में लाकर उसे री इंट्रोड्यूस करना पर्यावरण और इकोसिस्टम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का इंटर्न हूँ और मैं लेसर फ्लोरिकन प्रोजेक्ट सोकलिया में काम करता हूँ। आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज की तरफ से यहाँ पे चीता री इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने आया हूँ डीवी कॉलेज अजमेर में। और हम लोग इस री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम को आप लोगों तक, सभी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग चीता के बारे में जानें और आने वाले समय में आप चीता को देखने जाएं और हमारी बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट के बारे में जागरूक रहें। थैंक यू।
in Dayanand College Ajmer, and we are actually here celebrating the reintroduction of cheetah in India. 70 साल पहले चीता जो था वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन अब हम वापस से चीता को अफ्रीका से इंडिया में वापस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि चीता हमारे देश का वापस एक सदस्य बने, जिसमें हम उसे वापस इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो उसको हम लोग इंडिया में लेकर आएंगे। कुछ वक्त के लिए हम उसको अंडर सर्विलेंस रखेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो वापस से इस एनवायरनमेंट में ढल पा रहा है या नहीं ढल पा रहा है। फिर वक्त के साथ उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसको ओपन और इंडिया में अलग अलग जगहों पर और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और वापस हमारे लिए खुशी की बात है कि इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी के अंदर वापस से चीता ऐड होने जा रहा है। तो हम लोग इसी के ओकेशन पे आज चीता के डॉक्यूमेंट्री को सब देखने जा रहे हैं। एमएससी जूलॉजी एंड फिज़िक्स दोनों डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फैकल्टी सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आज हम चीता की री इंट्रोडक्शन पे सोमलपुर के एकता नगर में रह रहे लोगों ने नाली और सड़क की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लंबे समय से उनके द्वारा प्रशासन को समस्या के बारे में अवगत कराया जा रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सोमलपुर के एकता नगर में रह रहे लोग सड़क और नाली की समस्याओं को लेकर भारी परेशानी उठा रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से सड़कों और नालियों की सफाई नहीं हो रही है। इसके संबंध में क्षेत्रवासियों ने एडीए, नगर निगम और ग्राम पंचायत को कई बार ज्ञापन देकर अवगत कराया, लेकिन इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण क्षेत्र में रह रहे लोग परेशान हैं। आज इसी समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निदान की मांग की। सर, एकता नगर सोमलपुर से आए हम पूरे कॉलोनी वासी एकता नगर सोमलपुर से आए। हमारी कॉलोनी की समस्या है, हम लोग 7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। ना हमारे कॉलोनी में पक्की सड़कें हैं और ना ही ड्रेनेज सीवेज लाइन है, ना ही नाला नाली है, ना ही पानी की पाइपलाइन है, ना ही स्ट्रीट लाइट है, ना ही कचरा पात्र है। तो हमारी ये सोमलपुर की 11-12 कॉलोनी जो ऐसी है वो एग्रीकल्चर प्लॉट पे बसी हुई है, कृषि भी बसी हुई है। तो हम लोगों ने हम लोग सरकारी ज़मीन पे घर बना के नहीं रह रहे हैं और ना ही किसी की ज़मीन को कब्जा करके रह रहे हैं। 1.5 लाख रुपए हमने 2-2 लाख रुपए रजिस्ट्री के दिए हैं। अब रजिस्ट्री कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफिसर करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। तो 2-2 लाख रुपए देकर हमने रजिस्ट्री कराई है। तो क्यों हमारी कॉलोनियों को विकसित नहीं कर रहा है? तो हमारी 11-12 कॉलोनी जो ऐसी है कृषि भूमि बसी हुई है। तो उसके लिए हम कलेक्टर साहब के साथ से चक्कर लगा रहे हैं, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में मतलब एडी से पट्टे मिले, नियमनों के पट्टे मिले, ओके, पट्टे मिलने के बाद कहते हैं पक्की सड़कें बनाई जाए, ड्रेनेज सीवेज लाइन डाली जाए, नाला नाली बनाई जाए, पानी की पाइपलाइन डाली जाए, स्ट्रीट लाइट लगाया जाए, कचरा पात्र लगाया जाए। हमारे यहाँ पक्की सड़क है जिसकी वजह से हमारा डेली आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। ऐसा एक दिन भी जाता नहीं है कि मतलब किसी चोट नहीं पहुँचता, इंजरी नहीं आती है। ये हमारी एकता नगर जो कॉलोनी है 11-12 कॉलोनी है, ये सोमलपुर के अंडर हम आती है। सोमलपुर के अंडर आती है। ये पूरी 12 कॉलोनी कृषि भूमि बसी हुई है। तो कृषि भूमि बसी हुई है, एग्रीकल्चर प्लॉट बसी हुई है। तो ये खातेदारी प्रॉपर्टी है। खातेदारी प्रॉपर्टी पे पंचायत विकास का काम नहीं कर सकती है। पंचायत विकास का काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि लोग जिन्होंने कॉलोनियाँ काटी ना वो एनओसी नहीं देते पंचायत को। तो पंचायत ने हमारे ऑलरेडी एडी को लिख के दिया है कि 11-12 कॉलोनी है, इसमें हम विकास का काम नहीं कर सकते। तो एडी को लिख के दिया है आयुक्त को कि आप इनको अपने अंडर में लेवे और सबको नियमन करा के सबको पट्टे देवे, पट्टे देने के बाद विकास का काम करें। तो हमने 15-20 फाइल भी लगा रखी है हमने हमारी कॉलोनी से नियमन के लिए। तो हमारा फाइल भी अप्रूव नहीं हो रहे हैं, नए पट्टे मिल रहे हैं। एडी की रिक्वायरमेंट है नियमन के लिए 60% आबादी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट आबादी के लिए, नियमन के होने के लिए। तो हमारी जितनी कॉलोनी ना, इस सब की आबादी 80 से 100% के बीच में है, जो मतलब नियमन की सीमा से अधिक है। एकता नगर वासी सब आए हुए हैं। इनके समस्या एक ही है कि अगर हम रजिस्ट्री और उसका वो कराते हैं तो गवर्नमेंट जो रजिस्ट्री पे अमाउंट और वो ले रही है रजिस्ट्री का, वो शहरी अमाउंट ही जमा कर रही है गवर्नमेंट। दूसरा, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। विकास के नाम पर सब उतना है, कॉलोनी वासी सारे परेशान हैं। यहाँ ना तो सड़क है, आने जाने का कोई सुविधा है, रात्रि में अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी की समस्या अलग है, कचरा पात्र नहीं है। तो ये सब समस्याएं गवर्नमेंट इसमें एक पट्टा दे दे और ये ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में थोड़ा विकास हो। कभी कई अधिकारी आए, कई चले गए, कई कलेक्टर आए, कई चले गए, कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, विकास ये हुआ जो अर्जी का बंडल है वो 4 किलो से ज़्यादा का रद्दी का बन गया। मामला हमारा है कि हमारे पट्टे की पहले तो प्रॉब्लम है, दूसरी है कि हमारी लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पक्की सड़कें नहीं है
और कचरा पात्र नहीं है। भैया ये हमारे अरशद भैया जो इस गली के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ साथ हम आए हैं। हमें सुविधा चाहिए वहाँ पे उस गली में। बारिश आती है तो ऐसी हालत हो जाती है कि समझ लीजिए आप वहाँ से अपने घर से निकल नहीं सकते, पूरे घरों में पानी घुस रहे हैं। कीचड़ बहुत हो रही है वहाँ पे। हालत आप चल के देख लो हमारे, बिल्कुल एक बार सर्वे हो तो सबके नज़र में आए। सर्वे भी नहीं होती है वहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमारे वहाँ। बहुत बार दे चुका भैया, बहुत बार दे चुके हैं, ग्राम पंचायत में दिया हुआ है। वर्तमान में लंपी बीमारी से जूझ रही गायों को बचाने के लिए आमजन और धर्म प्रेमियों द्वारा लगातार अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में खरकेड़ी रोड पर संचालित गौशाला में सैकड़ों गायों का इलाज भी लगातार जारी है। साथ ही गौशाला में गायों के प्राण बचाने के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ किया जा रहा है। पुष्कर में खरेकड़ी रोड पर संचालित गौशाला में सैकड़ों गायों का इलाज लगातार जारी है। इस कार्य में सहयोग देने की भावना से गायत्री माता सेवा समिति की ओर से इस गौशाला में गायों के प्राण बचाने के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गायत्री और महामृत्युंजय के जाप किए गए और यज्ञ में आहुतियां देकर भगवान गोपाल से जल्द इस संकट से गौ माता को मुक्ति दिलाने की कामना की गई। गौरक्षक संत दिरजाराम रामस्नेही ने बताया कि गौ माता को लंपी से बचाने के लिए अब तक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पद्धति से इलाज किया गया है, लेकिन अब गौ भक्तों और विप्रजनों के मन में गौ माता के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए अनुष्ठान किया गया, इसलिए आज इस तरह का अनुष्ठान किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से भी अपील की है कि वर्तमान में सभी बातों से ऊपर उठकर गायों की सेवा करें। आज सभी के मन में एक भाव कल आया था कि वर्तमान में जो गौ माता पर संकट आया लिम्पी रोग नामक, उसके लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, दवाइयों के माध्यम से, होम्योपैथिक के माध्यम से और आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से। लेकिन सभी के मन में एक ये भी भाव आया कि गौ माता के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए एक यज्ञ और अनुष्ठान का भी आयोजन यहाँ किया जाए। तो सभी गौ भक्तों को और सभी विप्र बंधुओं के मन में भाव आया और वो सबने मिलकर आज गौ माता के लिए, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए एक गायत्री और महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन किया है। और संदेश तो यही देना चाहेंगे कि सभी इस वर्तमान में जो गौ माता पर संकट आया है उसमें आप अभी सभी दल को और सभी अपने जो मर्यादाएं उन सबको छोड़ करके और सिर्फ एक ही ध्येय रखें कि वर्तमान में कैसे भी हो हम गौ माता को बचाने का प्रयास करें। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज। शुद्ध पानी के लिए कई वर्षों से गारंटी का साथी, 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग दे रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम पर 40% तक का डिस्काउंट। इन शानदार ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग, स्टीफन चौराहा, वैशाली नगर, अजमेर 9829072724। बेल एंड पॉपअप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन, दिनांक 1 से 2 अक्टूबर 2022। स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर। समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637। 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए बेमिसाल डील, जहां आपको मिलेंगे एक चिमनी के साथ 5 फ्री ऑफर, जिसमें 4 बर्नर का चूल्हा, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, लाइफ टाइम वारंटी, इंस्टॉलेशन फ्री, साथ ही होम डिलीवरी जैसे शानदार ऑफर। इन ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग, स्टीफन चौराहा, वैशाली नगर, अजमेर 9829072724। त्योहारों के सीजन में 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है महा एक्सचेंज ऑफर। 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए आपको मिलेंगे पुराने चूल्हों के बदले 40% तक का डिस्काउंट। इन ऑफर का भरपूर फायदा उठाने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मार्केटिंग, स्टीफन चौराया, वैशाली नगर, अजमेर 9829072724।